नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं। तो मॉडल पेपर नंबर 14 के अंतर्गत सीडीपी के 30 प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के जो है वो 30 प्रश्न इसी मॉडल पेपर के। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 31 से 33, जहां पर एक गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो कि स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते हैं। उनसे गणना के व इबारती सवाल पूछे गए। तो ये जो दोनों प्रकार के सवाल जो हैं उनमें उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मनगढ़ंत जो है उसका प्रयोग बहुत कम किया। बनिस्पत उसके जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलती भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे साबित होता है कि दुकानदारों से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उसका सीधा असर उनके काम पर भी पड़ता है। जबकि स्कूलों के जो बच्चे हैं वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय जो क्षमता है वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित रह जाता है। इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने और बढ़ाने में मदद करते हैं, वह उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ था। इस पर बेस्ड 31 प्रश्न। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? गणित, भाषा, दुकानदारी या सामाजिक विज्ञान? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर गणित जो है वो सही हो जाएगा। 3 प्रकार के बच्चों की बात की गई थी ना, तो समस्याओं का जो हल खोजना था वो गणित विषय पर आधारित जो है वो था। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। 32 प्रश्न है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया? जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते थे और ना ही स्कूल जाते थे, या जो स्कूली बच्चे दुकानदारी जो है वो नहीं करते थे, या जो दुकानदारी करते थे, या जो सिर्फ जो है वो स्कूल जाते थे। तो किन्होंने अधिक समय लिया, गणना का प्रयोग ज्यादा किया? किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया? तो उन्होंने किया जो केवल और केवल दुकानदारी करते थे। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और पैराग्राफ पर ही आधारित ये भी जो है आपका प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। 33 प्रश्न है, ये अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं? बच्चों को गणित सीखना चाहिए, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। कौन सा इनमें से सही होगा? तो अगर हम ऑप्शन यहाँ पर काटेंगे तो केवल पहले ऑप्शन में बात की जा रही है कि सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। बच्चे को गणित सीखना चाहिए, ये उस पैराग्राफ में तो बात नहीं की गई है। बच्चे को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। चौथा ही आपका एक ऑप्शन ही बचा है, बाकी आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। 34 प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा जो है वो है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होता है आस्तीन का सांप। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा दांत काटी रोटी, इसका क्या होता है, अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है गहरी मित्रता। पता आपको जरूर होना चाहिए, इनमें से भी कोई एक ना एक पूछा जा सकता है। तो दांत काटी रोटी का होता है गहरी मित्रता। अक्ल की जो दुम है, इसका अर्थ होता है स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला। अक्ल की, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समझने वाला होता है इसमें, अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला या होशियार समझने वाला। और आबनूस का जो कुंदा है, ये अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अत्यधिक काला व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा, आबनूस का कुंदा का होता है अत्यधिक काला व्यक्ति। आंसर यहाँ पर बी वाला आस्तीन का सांप जो है वो सही हो जाएगा। 35 प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जो है वो क्या है? दूरदर्शी, तत्चित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होता है आपका जितेंद्रिय। तो डी वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दूरदर्शी लिखा हुआ है। दूरदर्शी क्या होता है? दूरदर्शी का अर्थ होता है बहुत दूर की बात पहले ही सोच लेने वाला, उसको कहते हैं दूरदर्शी।
दत्त चित्त लिखा हुआ है, ये क्या होता है? दत्त चित्त का अर्थ होता है जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो, उसे कहते हैं दत्त चित्त। कुशाग्र बुद्धि क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि होता है जिसकी बुद्धि कुश के अग्र, अग्र मतलब नोक की तरह हो, तेज हो, उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। और आपका जितेंद्रिय आंसर यहाँ पर जो है वो डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 36 प्रश्न। पवन का संधि विच्छेद आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पा प्लस अवन, पा प्लस वन, पा प्लस अन या पा प्लस अन, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन, तो आंसर आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर पो प्लस अन जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओ आपका आ रहा है और यहाँ पर अन आ रहा है, इसका आ रहा है, संधि कौन सी होगी? तो अयादि संधि जो है यहाँ पर होगी। अगला देखते हैं, इत्यादि शब्द में कौन सी जो है वो संधि है? यण संधि है या फिर वृद्धि संधि है या गुण संधि है या दीर्घ संधि है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका इति प्लस आदि इस टाइप से आपका अलग होगा, इति प्लस आदि, तो यण संधि यहाँ पर जो है वो सही होगा। आपका ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर या हो जाता है, तो यण संधि होती है। और आपको अगर संस्कृत का सूत्र याद होगा तो ई को यण ची जो है आपका इससे संबंधित है, यण संधि से संबंधित है। 38 प्रश्न है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या चापलूसी करना? तो बताइए नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला ऑप्शन दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या कह सकते हैं विनती करना आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति? बताइए उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चारों ऑप्शन में से रोपण जो है वो सही होगा। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? तो रोपण होता है। उत्थान यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, उत्थान का विलोम क्या होता है? तो पतन होता है। उत्कर्ष दे रखा है, उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? तो अपकर्ष होता है। और एक और ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है आपको अवनति, तो अवनति का विलोम क्या होता है? तो उन्नति होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा? तो सी वाला जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 40 प्रश्न। अति सूधो स्नेह को मारग है, ये किसकी जो है वो पंक्ति है? आलम, बोधा, ठाकुर या फिर घनानंद, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो घनानंद आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अति सूधो सने को मारक है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं, इनकी पूरी पंक्ति है, तो घनानंद जो है इनकी जो है ये पंक्ति है। अगला है, कालिंदी का पर्यायवाची जो है वो क्या है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। यही वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा भी था। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा और लोग साथ इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है, शाम के 8 बजे की भी है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन कालिंदी का जो पर्यायवाची है वो है आपका यमुना। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 42 प्रश्न कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, ये जो है वो किस मुहावरे का जो है वो अर्थ है? पहला ऑप्शन है सिर मारना, दूसरा है सिर पर सेहरा बंधा होना, तीसरा है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना और चौथा है सिर पर शैतान सवार होना, कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं तो कार्य के आरंभ होते ही अगर विघ्न या रुकावट आ जाए तो कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 43 है कि कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो घर परिवार और दोस्तों, घर परिवार और टीवी, घर परिवार और पड़ोसी या घर परिवार और
परिवेश। तो घर परिवार देख रहे हैं सब में ही है, चारों में कॉमन है, तो वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा कहाँ का प्रभाव देखने को मिलता है? कक्षा 1 के बच्चे की बात की गई है, बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर एक शब्द लिखा है वो है परिवेश। ये आपका परिवेश जो होता है ना आस-पास का सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, तो ये ही आपका ऑप्शन सही होगा। तो 1 का जो बच्चा है, कक्षा 1 का बच्चा है, वो इन दोनों से प्रभावित होता है। ये आपका सही होगा। 44 प्रश्न आपका है कि दशरथ सुत तेहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की जो है वो पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीर, केशवदास या सूरदास? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ये तुलसीदास जो है वो सही हो जाएगा। तुलसीदास जी जो हैं इनकी जो है ये पंक्तियां हैं। ये काफी बार क्वेश्चन आ भी चुका है। 45 प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन? ट्रिक से भी मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद होगा, हिंदी का पहला पत्र। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो ट्रिक को अगर आप याद करेंगे तो पहले पत्र की बात की जा रही है। और अगर हिंदी क्षेत्र में बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एक बच्चा जो है वो छोटा होता है, जन्म लेता है, तो वो कैसा होता है? उदंड होता है, यानी कि शरारती होता है। और इसी से आप ए वाले ऑप्शन को जोड़ेंगे। और ये भी मैंने बताया था कि वो अलग-अलग शैतानियाँ करने के लिए जुगल करता है बहुत प्रकार की। तो जुगल से आप नाम याद रखेंगे कि जुगल किशोर शुक्ल जो हैं इसके संपादक थे। साथ ही साथ समय भी आपको मैंने बताया था 1966 जो है इसका समय था। सबसे पहले 30 मई 1966 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन। अगला देखते हैं आपका 46 प्रश्न, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं, तो आपका चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनका निबंध संग्रह है। चिंता अगर आपको हो रही है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल में राम भगवान आ रहे हैं, इनको याद कीजिए। आप ऐसे आप जोड़कर याद रख सकते हैं। बाकी हम रचनाओं को याद करने की पहले ट्रिक बता चुके हैं बहुत अच्छी-अच्छी। बालाजी स्टडी अड्डा रचनाएँ सर्च कीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एक से एक बेहतरीन उसमें ट्रिक आपको मिल जाएँगी। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि जो ये रचना है, इसमें 3 भागों में संकलित है ये निबंध संग्रह। प्रकाशन इसका हुआ था 1939 में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, इस पर ध्यान देंगे। उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, इस पर ध्यान देंगे। कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, इस पर ध्यान देंगे। या प्रसिद्ध लेखक जो है उनकी रचनाएं शामिल हो, इस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि बात हो रही है प्राथमिक स्तर की। तो आपको किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए? आंसर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन सही होगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से जो हैं वो शामिल हों, ये आपका जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 48 प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार कौन-सा कथन यहाँ पर सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ये तो आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएँ बहुत सीमित होती हैं, बस इन वर्ड को पकड़िए और ऑप्शन को काट दीजिए, यानी सीमित को देख के ऑप्शन काट देंगे आप। बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है, ये भी ऐसा कुछ नहीं इन्होंने कहा था। डी ऑप्शन बचा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यही कथन जो है चॉम्स्की ने दिया भी था। अगर आपको नहीं भी पता है चॉम्स्की का कथन, तब भी आप देखिए 2 ऑप्शन तो शुरुआत के तो बिल्कुल काट सकते थे। सी या डी में से अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो सी और डी में अगर कंपेयर करते हैं तो डी वाला ज़्यादा बेहतर है, उस तरीके से भी आंसर तक पहुँच सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6, कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो संज्ञा के जो है व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। एक आपका, और अगर आपसे प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तब आपके 5 होते हैं, तो आंसर यहाँ पर आपका 3 वाला हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होते हैं, परंतु जब प्रयोग के आधार पर भी पूछा जाता है तो उसमें आपका द्रव्यवाचक, समूहवाचक बढ़ जाता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए, यानी कि व्युत्पत्ति और ये सारी चीज़ें ना लगी हों, तब आप कहेंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, वो जो पाँचों नाम मैंने आपको बता दिए।
अगला 50 प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? हिंदी के शब्दों में लिंग धारण क्रिया के आधार पर होता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे वह जा रहा है, तो आपका क्या है? रहा है, यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग को दर्शा रहा है। अगर वहीं पर आप कहें वह जा रही है, तो रही है क्या है? स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है। तो वही है कि जो क्रिया होती है वही आपका लिंग निर्धारण का कार्य भी जो है वो करती है। तो उसी के इन दोनों ऑप्शन से आपको जो है वो क्लियर होगा, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या 10। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो कारक के टोटल जो है वो 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये आपके टोटल 8 कारक होते हैं। अगर ये संस्कृत में क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको कितनी बार बताया कि उसमें से हट जाता है एक कारक। 52 प्रश्न आपका, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? एक ना एक प्रश्न उच्चारण स्थान से जरूर आता है, इसको जरूर आप अपना क्लियर रखिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका का खा गा घा जो का वर्ग पूरा होता है वो कंठ से उच्चारण में आता है। संस्कृत में सूत्र भी होता है अकुह विसर्जयानाम कंठा, उससे भी याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपको याद है तो और भी अच्छा है। 53 प्रश्न है आपका, छा वर्ण किसके योग से बना होता है? संयुक्त व्यंजन से भी एक नया क्वेश्चन हर बार आप देखते हैं रिपीट होता है। छत्र, ज्ञ और स्रा, ये चार आपको संयुक्त जो व्यंजन देखने को मिलते हैं, इनके क्वेश्चन से यही पूछा जाता है किसके योग से बना है। साथ ही साथ स्वर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वो किससे किससे मिलकर बने हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पर यहाँ आंसर की बात करते हैं तो आपका इनमें से जो छा वर्ण है वो आपका का और शा जो है, ए वाला ऑप्शन इससे जो है वो मिलकर बना है। ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 54 प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना है। अप्रश्यता कैसे लिखा जाएगा? वो यहाँ पर 4 तरीके से लिखा हुआ है, तो छाटिए, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से सी वाला आपका अप्रश्यता, ये वाला जो है सही है। ध्यान से इसको देख लीजिए, अगर आएगा तो आप इसको गलत बिल्कुल भी ना करिएगा। अगला है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री भी आपका शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। हालांकि यहाँ पर तो कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयत्री। पर कवयत्री लिखना आपको अवश्य आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि ये लिखा कैसे जाता है। तो इन चारों में से अगर आंसर की बात करते हैं तो सी वाला सही होगा। कई बार ऐसा लगता है ना, कवियत्री, कवि से है तो इत्री लग गया है, तो विवाह में छोटी की मात्रा नहीं लगती है, कवयत्री होता है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसमें सभी मात्राओं का भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, इसी प्रकार से लिखा जाता है। 56 प्रश्न आपका, तरणी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य, नाम, युवती, नदी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तरणी का पर्यायवाची शब्द। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से सूर्य आपका जो है सही होगा। तरणी का जो है वो पर्यायवाची सूर्य होता है। बाकी सूर्य के और पर्यायवाची में अगर आप कहेंगे तो दिनकर, रवि, भानु, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ये सभी जो है वो होते हैं। अगला देखते हैं आपका 57 प्रश्न, मीन का पर्यायवाची क्या है? सिखी है, सापक है, विभावरी है या मत्स्य है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका मीन का पर्यायवाची आपका मत्स्य होता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न आपका 58 है, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द जो है आपको छांटना है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। बताइए इनमें से कौन सा भिन्न अर्थ वाला शब्द है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भार्या जो है वो सही होगा। भार्या जो है ये पत्नी का पर्यायवाची होता है। आपको याद होगा यूपी टेट के पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए भी है। और आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये सभी जो है आपके पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। तो आपका भिन्न यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न, इसके बाद लास्ट प्रश्न होगा। उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आसान सा प्रश्न है, अद्वितीय अनुपम का पर्यायवाची होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे ही पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका है, कान का कच्चा होने का अर्थ जो है वो क्या होगा? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, या फिर दूसरों की बात जो है वो मानना, या फिर कान का कमजोर होना। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो कान का कच्चा होने का मतलब होता है कि सुनी सुनाई बातों का जल्दी से विश्वास कर लेना। तो बी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, सुनी बात पर विश्वास जो है वो करना। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना जो है वो लागू की गई है। इस नदी पर ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है केन नदी, बी ऑप्शन है सोन नदी, सी ऑप्शन है चंबल नदी और डी ऑप्शन है बेतवा नदी। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।